बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए थर्ड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने भ्रूण शिक्षा क्या होती है इस बारे में पढ़ा था। भ्रूणों के सीखने की प्रक्रिया, बाल शिक्षण तथा भ्रूण शिक्षण में अंतर, भ्रूणों के सिद्धांत, अभिप्रेरणा, भ्रूण अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं इस बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भ्रूणों के सीखने की क्रिया के निमित्त आवश्यक शर्तें, यानी रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर एडल्ट लर्निंग। भ्रूणों के सीखने की क्रिया के निमित्त आवश्यक शर्त क्या होती हैं इस बारे में हम जानेंगे। भ्रूण शिक्षण के संदर्भ में यह बात सर्वोपरि महत्व की है कि यहाँ शिक्षार्थी परिपक्व तथा अनुभवी होते हैं तथा उनके पास कार्य दक्षता, ज्ञान, धारणा, पूर्वाग्रह और व्यक्तित्व उपलब्धियों का भंडार होता है। उनकी मनोवृत्ति तथा व्यवहार में परिवर्तन लाना, नई नई सूचनाओं के प्रति विश्वास जगाना, कार्य निष्पादन प्रणाली में बदलाव लाना एक चुनौती होती है। अतः आवश्यक है कि भ्रूणों को इन्हीं पृष्ठभूमि के आधार पर भ्रूण समझकर ही शिक्षण हेतु अभिप्रेरित किया जाए। भ्रूण शिक्षा की पहली शर्त अभिप्रेरणा है। समुचित अभिप्रेरणा के अभाव में भ्रूण शिक्षण को एक कदम आगे ले जाना भी संभव नहीं। भ्रूणों को अपनी कार्य प्रणाली, अपनी समस्याओं और अपनी त्रुटियों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए तथा उनके समक्ष यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि उन्हें नवाचार हेतु क्या करना है। एक आवश्यक शर्त यह भी है कि नई प्रणालियों को अपनाने के लिए उनके पास पर्याप्त समय तथा सुविधाएं हों। हमारा अगला पॉइंट है भ्रूण शिक्षा, यानी भ्रूण शिक्षा की पृष्ठभूमि तथा अर्थ, यानी एडल्ट एजुकेशन बैकग्राउंड एंड मीनिंग। भ्रूण शिक्षा पृष्ठभूमि तथा इसका अर्थ क्या होता है इस बारे में हम जानेंगे। भ्रूणों को सीखने की प्रक्रिया सामान्य शिक्षण से भिन्न होती है क्योंकि कुछ पृष्ठभूमि कारक इसी क्रिया को प्रभावित करते हैं। इनमें मुख्य रूप से नैतिक मूल्य और मनोवृत्ति आती है जिसके पूर्वाग्रह से भ्रूण ग्रसित होते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी रुचि में वह खुलापन और व्यापकता नहीं पाई जाती जो एक किशोर मन में होती है। इसके फलस्वरूप भ्रूण एक सीमित दायरे में बंधकर रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीखने के प्रति उनके विश्वास में अत्यंत कमी पाई जाती है। इन सब कारणों के फलस्वरूप किसी भी भ्रूण व्यक्ति को कुछ भी सिखाना कठिन होता है तथा उनके द्वारा सीखने की क्रिया उस लक्ष्य को संपन्न नहीं हो पाती जिस बिंदु तक होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि सीखने की क्रिया अभिप्रेरणा पर आधारित होती है। यदि व्यक्ति सही ढंग से अभिप्रेरित हो तो सीखने की क्रिया में आयु बाधक नहीं होती। भ्रूण शिक्षण में लक्ष्य प्राप्ति एक आवश्यक शर्त है। परिणाम तक पहुंचना, वांछित लक्ष्य की प्राप्ति व्यक्ति को सघन रूप से अभिप्रेरित करती है। अतः हर कार्यक्रम का एक निश्चित व्याख्यात लक्ष्य होना चाहिए जहां पहुंचकर सीखने वाले को स्वयं लगने लगे कि उसके शिक्षण द्वारा कुछ प्राप्त किया है। उपलब्धि या सफलता केवल सीखने वाले व्यक्ति को ही नहीं वरन उसके साथ जुड़े अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरणा स्रोत बनाती है। कुंडू के अनुसार साक्षरता कार्यक्रम के घटक इस प्रकार होने चाहिए। तो नंबर 1 है जहाँ तक संभव हो इसे काम पर आधारित होना चाहिए। इसके उद्देश्य लोगों की मनोवृत्ति एवं उत्सुकता स्थापित करने वाले एवं कुशलता और सूचनाएं देने वाले होने चाहिए जिससे व्यक्ति उस काम को दक्षतापूर्वक संपन्न कर सके जिससे वह जुड़ा हुआ है। नंबर 2 है देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन में सकारात्मक भागीदारी तथा अत्यावश्यक अनिवार्य राष्ट्रीय समस्याओं में दिलचस्पी लेने में निरीक्षकों को सहायता प्रदान करना। नंबर 3 है इस कार्यक्रम द्वारा लोगों को पढ़ने लिखने तथा अंकगणित में
इतनी योग्यता प्राप्त होनी चाहिए जिससे यदि वे भविष्य में चाहें तो अपनी शिक्षा को स्वयं या अन्य उपलब्ध मार्गों द्वारा जारी रख सकें। हमारा अगला पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन। प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषा किस किसने अपने अनुसार दी है उसके बारे में हम जानेंगे। विभिन्न शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों तथा संस्थाओं द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं जिनका उल्लेख किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कुंडू के उस अनुसार प्रौढ़ शिक्षा को मात्र औपचारिक शिक्षण या विद्यालय शिक्षण से संलग्न द्वितीय अवसर कार्यक्रम नहीं वरन प्रौढ़ों को प्रौढ़ समझकर संबोधित कर एवं परिरूपित ऐसी शिक्षण प्रणाली मानते हैं जो प्रौढ़ों को जीवन की समस्याओं से अधिक सफलतापूर्वक जूझने में सहायता प्रदान करती है। अगला पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य यानी एम्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन। प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं इस बारे में हम पढ़ेंगे। सामान्य शिक्षण का उद्देश्य विद्यालयी शिक्षण प्रमाण पत्र तथा स्नातकोत्तर उपलब्धियों तक ही सीमित रहता है तथा शिक्षार्थियों का उद्देश्य यही रहता है कि वे इन्हें प्राप्त कर नौकरियों के योग्य स्वयं को घोषित कर सकें। पूरे विश्व में प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम को एक आंदोलन के रूप में स्वीकार किया गया है। अधिकांश देश नाइजीरिया सरकार द्वारा मान्य प्रौढ़ शिक्षण के उद्देश्यों को अधिकार मानकर अपने देश में उन्हें आदर्शों का पालन करते हैं। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं। तो नंबर 1 है उन प्रौढ़ों को क्रियात्मक शिक्षण प्रदान करना जो कभी किसी प्रकार के औपचारिक शिक्षण से लाभान्वित नहीं हो पाए। नंबर 2 उन युवाओं को क्रियात्मक औपचारिक शिक्षण प्रदान करना जो औपचारिक शिक्षण व्यवस्था से समय से पूर्व विलग हो गए। नंबर 3 औपचारिक शिक्षण प्राप्त विभिन्न वर्गों को लाभ के निमित्त अतिरिक्त शिक्षण व्यवस्था करना जिससे वे अपना बुनियादी ज्ञान बढ़ा सकें तथा अपने कार्यकौशल में उन्नति ला सकें। नंबर 4 है विभिन्न वर्गों के कार्यकर्ताओं एवं पेशेवरों को सेवा काल में ही व्यावसायिक एवं कार्यक्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे उनकी कार्य दक्षता बेहतर हो सके। नंबर 5 है जन प्रबोधन हेतु देश के प्रौढ़ नागरिकों को आवश्यक सुरुचि संपन्न सांस्कृतिक एवं नागरिक शिक्षण देना। अगला पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय विकास यानी एडल्ट एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय विकास क्या होता है इस बारे में हम पढ़ेंगे। आधुनिक समकालीन संदर्भों में विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देशों के निमित्त प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम एक सशक्त संबल के रूप में प्रस्तुत हुआ है। यह केवल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करता वरन सामाजिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक, प्रजातांत्रिक एवं राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं पर भी बल देता है। यह लोगों को वे जानकारियाँ, सूचनाएं तथा ज्ञान प्रदान करता है जिसकी आवश्यकता उन्हें दिन प्रतिदिन अपने घरों में, परिवेश में, कार्यक्षेत्र अथवा व्यवसाय में पड़ती है। अगला पॉइंट है निरक्षरता के अभिशाप से मुक्ति। निरक्षरता के अभिशाप से किस तरह से मुक्ति मिलेगी इस बारे में हम पढ़ेंगे। निरक्षरता एक अभिशाप है, इससे सभी सहमत हैं। प्राचीन काल से साक्षरता के महत्व पर न जाने कितनी बातें कही जा चुकी हैं। एक युक्ति के अनुसार माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठित ना शोभते सभा मध्य बकोया था। संस्कृत में कही गई ये पंक्तियाँ अत्यंत गूढ़ अर्थ रखती हैं। महात्मा गांधी भी भारत की निरक्षरता की स्थिति से अत्यंत चिंतित थे और उनका मानना था कि जनसमूह की निरक्षरता हिंदुस्तान का पाप है, शर्म है और वह दूर होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लोगों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित किया था। हमारा अगला पॉइंट है आर्थिक विकास। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके उद्योगों पर आधारित होती है। आधुनिक उद्योगों का ताना बाना नवीनतम तकनीकों से परिपूर्ण है जो कंप्यूटर, विद्युत उपकरणों तथा अत्याधुनिक मशीनों का बुना हुआ है। निरक्षरता की वर्तमान स्थिति के कारण भारत का अधिकांश वर्ग आधुनिक तकनीकों से अनभिन्न है तथा इस पर काम करना नहीं जानता, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्रों में हमारा
देश काफ़ी पीछे है। यहाँ उद्योगपति हैं, मशीनें भी आ सकती हैं, किंतु उनका उपयोग नहीं हो सकता। साक्षर मजदूर बिजली के उपकरणों का प्रयोग करके उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकते हैं और औद्योगिक विकास में सहायक होते हैं, किंतु निरक्षर मजदूर लकीर के फकीर होते हैं और घिसे पिटे ढंग से ही कार्य संपादन कर पाते हैं। यही कारण है कि हमारे देश की श्रमिक क्षमता विश्व के अनेक देशों जैसे जापान, अमेरिका, चीन, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया आदि से मीलों पीछे है। हमारा अगला पॉइंट है सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को दूर करना। सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को दूर करना किस तरह से करेंगे, इस बारे में हम पढ़ेंगे। भारत यह दुर्भाग्य रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यद्यपि कई क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं, किंतु यह भी सत्य है कि निर्धन और अधिक निर्धन हो गए और धनी और अधिक धनी। इस असमानता का कारण मूल रूप से निरक्षरता है, जो निर्धनों को अपने जाल में जकड़े हुए है। अनेक प्रयासों के बावजूद भारतीय समाज में प्राप्त सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएं बढ़ती ही जा रही हैं। प्रशासनिक तथा राजकीय स्रोतों से सामाजिक असंगतियों को दूर नहीं किया जा सकता। सामाजिक अधिकार, सामाजिक न्याय समाज में एक सुनिश्चित सुरक्षित स्थानों से ही प्राप्त होता है, जो समाज में अपनी जगह को समझता है और उसके प्रति सजग रहता है। भारत का न्यायिक ढांचा किसी भी अर्थ में अन्य देशों की तुलना में कमज़ोर नहीं है, किंतु न्यायिक अधिकारों से अभिन्न होने के कारण लोग कानूनी सुविधाओं को भी उपयोग नहीं कर पाते और सामाजिक दमन के शिकार होते हैं। आर्थिक और सामाजिक असमानताओं से भरे समाज में सामाजिक न्याय, समानाधिकार, समानाधिकार जैसे शब्द खोखलेपन से भरे होते हैं। साक्षरता और आर्थिक समुन्नति ही असमान धरातल से जुड़े लोगों को एक धरातल पर ला सकती है और पिछड़े तथा निर्धन वर्ग को सामाजिक न्याय दिला सकती है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।